रूस के साथ अभी एक अकल्पनीय घटना हुई है। यूक्रेनी ड्रोन ने एक बार फिर हमला किया है और रूस ने वो सब कुछ खो दिया है जिसे वो कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों में खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। पुतिन को लगा था यह असंभव है, लेकिन यूक्रेन ने कर दिखाया। अब पुतिन की असली समस्या है कि यह सिर्फ शुरुआत है। यूक्रेन ने असली अराजकता की शुरुआत की तैयारी कर ली है, इसलिए कुछ और बुरा आ रहा है। कैसे? हम कुछ ही मिनटों में जवाब देंगे। पहले देखें यूक्रेन ने कब्जे वाले इलाकों में क्या किया। यूक्रेन की ड्रोन फोर्स लगातार उन किल जोन का दायरा बढ़ा रही है जिन्हें उन्होंने बनाया है, ताकि पुतिन को मजबूर किया जा सके कि वो अपनी जंग लड़ने के लिए भेजे गए सैनिकों को लगातार झोंकता रहे। मूल किल जोन काफ़ी खतरनाक थे, जो फ्रंट लाइन से मीलों पीछे ड्रोन और एंटी टैंक डिफेंस से लैस थे। उन जोन में फंसे हजारों रूसी सैनिकों के लिए वे मौत बन गए। लेकिन अब ड्रोन की नई पीढ़ी के आने के कारण यूक्रेन और भी गहराई तक और भी जोरदार हमला कर रहा है। रूस के पिछले इलाके को पहले ऐसी मार नहीं मिली थी और 23 से 25 अप्रैल के बीच ये मार बहुत भयानक थी। डोनबास में यूक्रेनी ड्रोन ने लुहांस्क और डोनेट्स्क पर हमला किया। दक्षिण में जापोरिजिया के कब्जे वाले इलाकों पर हमला हुआ, जिससे यूक्रेन ने रूस की जापोरिजिया शहर पर कब्जा करने की योजना को झटका दिया। इन 3 दिनों में रूस की ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और कमांड को निशाना बनाकर लगातार ऑपरेशन चलाया गया। यूक्रेन संगठित और बुद्धिमान है। इसकी ड्रोन यूनिट्स पहले कभी न देखे गए स्तर पर मिलकर काम कर रही हैं। चाहे कब्जे वाले क्षेत्र हों, बाल्टिक देश या रूस के अंदर यूरल्स तक, यूक्रेन के ड्रोन अकल्पनीय काम कर रहे हैं। अप्रैल के हमलों से रूस चौंक गया है और हर यूक्रेनी हमले से उसकी स्थिति बिगड़ रही है। ये लुहांस्क में तब शुरू हुआ जब यूक्रेन की मानव रहित प्रणाली बलों का पहला SBS केंद्र ने रूसी सैनिकों की सप्लाई और गोला बारूद डिपो पर हमला किया। अगर पुतिन के पिट्ठू सोचते थे कि वे जल्दी लुहांस्क से आगे बढ़ेंगे तो वे गलत हैं। वे हमले शुरू करेंगे, पुतिन मांग करेंगे, पर राइफलों में गोलियां नहीं होंगी और यूक्रेन के ड्रोन सैनिकों को तबाह कर देंगे। यूक्रेन की नेमेसिस यूनिट ने 24 अप्रैल को जापोरिजिया में ड्रोन उतरने की जगह और डिपो पर हमला किया। इससे पहले लुहांस्क में रूस की रसद व्यवस्था को पंगु बना दिया था। लॉजिस्टिक्स तबाह हुई और रूस की मध्यम और लंबी दूरी की ड्रोन रणनीति भी नष्ट हो गई। SBS केंद्र ने 24 अप्रैल को लुहांस्क में फिर से हमला कर एक और गोला बारूद डिपो नष्ट किया। और जब ये सब हो रहा था, पहला SBS सेंटर यूक्रेन की 9वीं काइरोस बटालियन के साथ मिलकर 23 से 25 अप्रैल के बीच डोनेट्स्क और जापोरिजिया में कई ठिकानों पर हमला कर रहा था। दोनों ओब्लास्ट में संचार केंद्र ठप हो गए। यूक्रेन ने एक संचार टावर नष्ट कर रूस के कमांडरों के लिए सैनिकों तक आदेश पहुंचाना और भी मुश्किल कर दिया। अब वे मोर्चे पर अपने सैनिकों को यूक्रेन के ड्रोन की ओर सिर के बल धावा बोलने और बस किस्मत के भरोसे रहने का आदेश भी आसानी से नहीं दे पा रहे हैं। यूक्रेन की K2 ब्रिगेड, जो मानव रहित प्रणाली बल की है, ने भी 24 अप्रैल को इस मिशन में हिस्सा लिया। इस बार लुहांस्क में एक और लक्ष्य पर हमला किया गया, जिसमें रूसी रसद केंद्र को नष्ट कर दिया गया। नेमेसिस यही नहीं रुका। जापोरिजिया में ड्रोन लैंडिंग और भंडारण सुविधाओं पर अपने हमले के बाद उसने एक और संचार टावर पर वार किया। इस बार यूक्रेन के ड्रोन ने इतनी जोरदार मार की कि टावर गिर गया। 25 अप्रैल को हमले जारी रहे। 9वीं बटालियन ने जापोरिजिया में एक अस्थायी रूसी तैनाती स्थल को नष्ट कर दिया। वैसे भी रूस की संचार व्यवस्था ठप हो गई थी। ऐसे में इसी दौरान उन उलझन में पड़े सैनिकों को भी खत्म कर दिया गया जो सोच रहे थे कि अब आगे क्या करना है। 9वीं बटालियन ने डोनेट्स्क पर फिर हमला किया। दिन के दौरान 3 रूसी ट्रेनों पर हमला हुआ, जिससे उन महत्वपूर्ण लॉजिस्टिकल लाइफलाइन के हिस्से नष्ट हो गए जो पुतिन की सेनाओं को आंशिक रूप से कब्जे वाले प्रांतों में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। उफ, 3 दिनों में इतने हमले हुए। इससे सबसे खुश यूक्रेन की मानव रहित प्रणालियों की सेना के नेता रॉबर्ट ब्रोवडी थे। रूसी सैनिकों के खिलाफ टेलीग्राम पर की गई एक उत्साह भरी भड़ास में, जिसमें ब्रोवडी ने यूक्रेन के मध्यम दूरी के हमलों की सफलता दिखाने वाला वीडियो पोस्ट किया, उसने बहुत कुछ कहा। उन्होंने TOT में अपनी संकीर्ण सोच से सभ्यता का बलात्कार किया। खैर, स्टोन एज में वेलकम। रेलवे लॉजिस्टिक्स, कुत्तों की स्लेज, गोंडोलाओं, इंटरनेट, कबूतरों, गोदामों और तेल डिपो में थी। अब उराल के पार मुख्यालय, गड्ढों व बंकरों में। रोशनी चाहिए तो ले लो। ब्रोवी ने कहा
कि कृमियों के टीओटी में रहने का एजेंडा बदल रहा है। ब्राउडी की बात पूरी तरह समझ नहीं आ रही, पर उनका संदेश रूस की सेनाओं के लिए साफ है। यूक्रेन के ड्रोन उन्हें कब्जे वाले इलाकों में पत्थर युग में पहुंचा रहे हैं। ब्राउडी से बहस करना मुश्किल है। जो हम यहाँ देख रहे हैं वह यूक्रेन द्वारा अपने किल जोन का आकार बढ़ाने के लिए लगातार किए गए काम का नतीजा है। यहाँ तक कि अब वे सिर्फ मोर्चे के आगे के विवादित इलाकों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि फ्रंट लाइन के कई मील पीछे तक फैल गए हैं। हमने नई पीढ़ी के ड्रोन के इस्तेमाल का जिक्र किया था। मिड रेंज FP2 जैसे मानव रहित हवाई वाहनों ने यूक्रेन को अप्रैल की 3 दिन की तेज कार्रवाई के दौरान उसी तरह के लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम बनाया। वे किल जोन जो पहले ही रूस की सेनाओं के लिए बहुत खतरनाक थे, अब कुछ मोर्चों पर इन नए ड्रोन्स के आने से 3 गुना बड़े हो गए हैं और ये 93 मील तक गहराई में फैल गए हैं। रूस के लिए समय बेहद खराब था। रूस पहले ही अपने अवैध स्टारलिंक कनेक्शन खोने और पुतिन द्वारा टेलीग्राम के इस्तेमाल पर की गई सख्ती से जूझ रहा है, जिन दोनों ने संचार को बेहद मुश्किल बना दिया है। अब यूक्रेन के पास मिड रेंज ड्रोन है और वो उनका इस्तेमाल रसद, गोला बारूद, सैनिकों और रूस के बचे हुए संचार ढांचे पर हमला करने के लिए कर रहा है। ये यूक्रेन की योजना है। वो रूस के काफी अंदर तक पहले ही ड्रोन भेज चुका था। BBC से बात करते हुए ब्रोडी ने कहा, 1500 से 2000 किलोमीटर यानी 930 से 1240 मील रूसी क्षेत्र के अंदर अब शांतिपूर्ण इलाका नहीं रहा। स्वतंत्रता प्रेमी यूक्रेनी पक्षी जब चाहे और जहां चाहे वहां उड़ सकता है, लेकिन कब्जे वाले इलाकों में मोर्चे के पीछे का नजदीकी इलाका वही पुतिन के लिए असली चिंता का कारण बनेगा। अगर खुद रूस अब सुरक्षित नहीं है तो ये कहीं ज्यादा नजदीकी ठिकाने ऐसे खतरे में हैं जितना कि युद्ध की शुरुआत में कोई सोच भी नहीं सकता था। हाल के महीनों में यूक्रेन के मिड रेंज अभियान तेज हुए हैं। एविएशन वीक की रिपोर्ट है कि दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच यूक्रेन ने 1588 मिड रेंज ड्रोन लॉन्च किए, जिन्होंने मिलकर 408 लक्ष्यों को निशाना बनाया। सिर्फ मार्च में ही यूक्रेन ने 222 लक्ष्यों को निशाना बनाया, जो 4 महीनों की कुल संख्या का आधे से भी ज्यादा है, क्योंकि उसने रूसी कब्जाधारियों के खिलाफ अपने FP1, FP2, कैट-6, FD-29 और E-300 ड्रोन के झुंड छोड़ दिए। वे ड्रोन उन लक्ष्यों पर हमला कर रहे हैं जिनके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। साथ ही वे रूस द्वारा कब्जाए गए क्षेत्रों में स्थापित की गई वायु रक्षा प्रणालियों को भी निशाना बना रहे हैं। हमने आपको रूस के लिए अभी शुरू हो रहे असली अराजकता के बारे में एक बड़ा संकेत दिया है। पुतिन की वायु रक्षा समस्याएं वही हैं जहां से सेना के हालात बदलने लगेंगे। अभी मिड रेंज ड्रोन यूक्रेन के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं और इनकी संख्या व प्रभाव बढ़ेगा। फिलहाल कब्जे वाले क्षेत्रों में जो हमले हम अभी देख रहे हैं उनमें यूक्रेन में बने ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमने इस संघर्ष के दौरान कई बार देखा है, यूक्रेन ने कुछ बेहतरीन बनाया है और अब वह यूरोप में अपने साझेदारों पर निर्भर है ताकि उसने जो विकसित किया है उसे असली गेम चेंजर में बदला जा सके। नॉर्वे पहले ही शामिल हो चुका है। 27 अप्रैल को यूनाइटेड 24 मीडिया ने बताया कि यूक्रेन और नॉर्वे ने नया रक्षा समझौता किया है, जिसमें दोनों देश हजारों मिड रेंज ड्रोन के उत्पादन में सहयोग करेंगे। नॉर्वे इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है, जिसमें यूक्रेन उसकी जमीन पर उत्पादन सुविधाएं बनाएगा। ये बहुत समझदारी है। पुतिन अगर उन सुविधाओं के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें नाटो सदस्य पर मिसाइलें दागनी होंगी। इस समझौते से नॉर्वे द्वारा 2026 में यूक्रेन के लिए पहले से आवंटित $7 अरब की फंडिंग में इजाफा होता है, जिसमें नॉर्वे यूक्रेन में बने हथियारों को यूक्रेनी रक्षा बलों के इस्तेमाल के लिए खरीदने पर भी $1.5 अरब खर्च करेगा। ये पुतिन की नाक पर तगड़ा झटका है, खासकर जब यूक्रेन ने 23 से 25 अप्रैल तक लगातार करारे वार किए और मिड रेंज ड्रोन आ रहे हैं। रूस के नेता कुछ नहीं कर सकते। यूक्रेन में मानव रहित प्रणालियों के बल का विस्तार हो रहा है। 2026 की शुरुआत में उन्होंने डीप स्ट्राइक सेंटर बनाया, जिसका उपयोग यूक्रेन के अप्रैल में 3 दिनों तक चले हमलों जैसे अभियानों के समन्वय के लिए किया जा रहा है। उस सेंटर ने यूक्रेन के मध्यम और लंबी दूरी के हमलों की गति को काफी हद तक बढ़ा दिया है। अब ब्रोवदी का लक्ष्य यह है कि मानव रहित प्रणालियों के बल का विस्तार किया जाए ताकि उसके कर्मी यूक्रेन की पूरी सेना का 5% हिस्सा बन जाए। वे सैनिक अनगिनत ड्रोन चलाएंगे
जो एक रोबोट सेना बनेंगे और यूक्रेन की सेना के 5% से कहीं अधिक शक्तिशाली होंगे। ये पुतिन को बड़ा संदेश देता है। अब दूरी रूस की सैन्य संपत्तियों को नहीं बचा सकती। अब यूक्रेन के ड्रोन रूस की सीमा के 1000 मील अंदर तक हमला कर सकते हैं, जिससे पुतिन की तेल और गैस आपूर्ति खतरे में है। रूस जो उपकरण यूक्रेन भेज रहा है, उन्हें बनाने वाली फैक्ट्रियों के साथ साथ यूक्रेन के किल जोन के विस्तार के चलते रूस का पिछला इलाका अब सुरक्षित नहीं रहा। ड्रोन डोनेट्स्क और जापोरिजिया में तबाही मचा रहे हैं, जिससे रूसी फ्रंटलाइन और भी अव्यवस्थित हो गई है और पुतिन के वसंत हमले के लिए जरूरी आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। यूक्रेन में रूस के लिए ये पहले से ही पूरी तरह से अराजकता है। असल समस्या यही है। रूस के साथ जो असंभव था हो चुका है, पर इससे भी बुरा आने वाला है। जैसे ही पुतिन के पिट्ठू यूक्रेन के ड्रोन के कभी न खत्म होने वाले हमलों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, वे एक ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जो इन ड्रोन को पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी बना देगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, याद दिला दूं कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब किया है, क्योंकि हम हर हफ्ते इसी तरह से सब कुछ विस्तार से समझाते हैं। रूस इस समय संकट में है और ये संकट उस 3 दिनों के नरक से भी कहीं आगे तक फैला है, जिससे यूक्रेन ने अभी अभी पुतिन की सेनाओं को गुजारा है। यूक्रेन के मिड रेंज हमले सफल होने की बड़ी वजह सिर्फ उसके ड्रोन नहीं, बल्कि रूस की उन हथियारों की भारी कमी भी है जो इन ड्रोन को रोक सकते थे। रूस की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइलों की कमी से कमजोर हो रही है। 27 अप्रैल की बिजनेस इनसाइडर रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सियर्स्की ने कहा कि रूसी उत्पादन केंद्रों पर यूक्रेन के हमलों से पुतिन के विमानरोधी मिसाइल भंडार को बुरी तरह पंगु बना रहे हैं। मैंने नोट किया है कि रूसी उत्पादन केंद्रों पर हमले दुश्मन की वायु रक्षा को और कमजोर कर रहे हैं, जो पहले ही यूक्रेनी मानव रहित प्रणालियों और हमलावर साधनों का मुकाबला करने के लिए मिसाइलों की कमी झेल रहे हैं। सियर्स्की ने यह बयान कनाडा के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल जेनी करानियान से बैठक के बाद दिया। इससे पहले कि यूक्रेन ने कब्जे वाले क्षेत्रों में अपने हालिया हमले शुरू किए, इसके आने के संकेत मिल रहे थे। मार्च में यूनाइटेड 44 मीडिया ने बताया था कि रूस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल संकट से जूझ रहा है। ये रिपोर्ट तब आई जब यूक्रेन क्षेत्र की आज़ादी के एक रिकॉर्ड तोड़ अभियान के बीच था, जिससे देश ने फरवरी के अंतिम हफ्तों में रूस से जितनी जमीन खोई थी, उससे ज्यादा जमीन वापस हासिल कर ली। ये सफलताएं आंशिक रूप से इसलिए संभव हो पाईं क्योंकि यूक्रेन रूसी पीछे के इलाकों पर हमला करने में सक्षम था, जो उन बिखरे हुए रूसी घुसपैठियों की इकाइयों का समर्थन कर रहा था, जो फ्रंट लाइन से आगे ग्रे जोन में रक्षा तैयार कर रहे थे। रूस की कमी यूक्रेन में उसके पुराने एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स जैसे पैंसिर पर केंद्रित थी, लेकिन समस्याएं हर जगह है, जैसा कि रूसी सैन्य ब्लॉगर रायबर ने एक जानकारीपूर्ण पोस्ट में खुलासा किया है। रायबर का कहना है कि हवा से ही दसियों हजार पैंसिर मिसाइलें बनाना शारीरिक रूप से असंभव है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यूक्रेन द्वारा अपनी मध्यम और लंबी दूरी की ड्रोन अभियानों को तेज करने से रूस की वायु रक्षा प्रणाली पर पहले से कहीं अधिक दबाव पड़ रहा है। लंबी दूरी के हमले एंटी एयर मिसाइलों और उनके पुर्जे बनाने वाली इकाइयों पर भी हो रहे हैं, जिससे समस्या बढ़ रही है। ये काफी सीधा है। रूस अपनी मिसाइलें खर्च करता जाता है, जबकि यूक्रेन उत्पादन के साधनों को नष्ट करता जाता है। आखिरकार मिसाइलें खत्म हो जाती हैं और यूक्रेन के और अधिक ड्रोन अपने लक्ष्य तक पहुंचने और हमला करने लगते हैं। उत्पादन पर हमले भी नहीं रुकते। ये रूसी वायु रक्षा प्रणाली का वास्तविक समय में व्यवस्थित रूप से कमजोर होना है और डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और यहाँ तक कि क्रीमिया जैसे स्थानों में कब्जाधारी इसका असर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब उन ड्रोन को रोका नहीं जा सकता जो उन तक पहुंच रहे हैं। रूस को सिर्फ मिसाइलों की ही कमी नहीं पड़ रही, बल्कि उन्हें दागने वाले सिस्टम भी बड़ी संख्या में नष्ट हो रहे हैं। यूक्रेन ने रूसी एंटी एयर मिसाइल उत्पादन, वायु रक्षा प्रणालियों और राडारों पर मध्यम व लंबी दूरी के हमले किए हैं। 31 मार्च की एक रिपोर्ट में कीव इंडिपेंडेंट ने खुलासा किया कि जून 2025 से मार्च 2026 के बीच किए गए 1530 सत्यापित यूक्रेनी हमलों में से 492
रूसी वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाकर किए गए थे। यूक्रेन ने रूस की पहुंच निषेध वाली सैन्य प्रणालियों पर भी हमला किया, जो वायु रक्षा के लिए जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां, मिसाइल इकाइयां और कमांड प्रणालियों को सोचे समझ आ जाएगा। पुतिन और उनके साथी अब बहुत देर से यह समझ पा रहे हैं कि यूक्रेन ने इन सब के लिए पहले से ही योजना बना रखी थी। 1 साल से यूक्रेन रूस की वायु रक्षा को इतना कमजोर कर रहा था कि 23 से 25 अप्रैल के हमले संभव हुए। इसी समय यूक्रेन नई पीढ़ी के मिड रेंज ड्रोन भी बना रहा था। ये सब संयोग नहीं था। यूक्रेन दिखा रहा है कि वह रूस की वायु रक्षा प्रणाली पर हमले जारी रखते हुए भविष्य में और हमलों की तैयारी कर सकता है। 27 अप्रैल को डिफेंस एक्सप्रेस ने बताया कि पिछले हफ्ते यूक्रेन ने रूसी S-350 TORM-2 OSA और TORM-2 KM वायु रक्षा प्रणालियों को हमलों में नष्ट किया। रूस को $205 मिलियन का नुकसान हुआ और यूक्रेन के मध्यम दूरी के ड्रोन इन खाली जगहों का फायदा उठाकर लागत और बढ़ा सकते हैं, खासकर कब्जे वाले क्षेत्रों में। सटीकता, ताकत और योजना मिलकर रूस की पिछली पंक्ति को कमजोर कर रहे हैं। हम उस सूची में भारी तादाद को भी जोड़ सकते हैं। हमने पहले ही यूक्रेन के हमलों की बढ़ती गति का जिक्र किया है। यूक्रेन द्वारा छोड़े जाने वाले ड्रोनों की भारी संख्या हैरान कर देने वाली है। पुतिन के युद्ध शुरू करने के बाद पहली बार यूक्रेन रूस से ज्यादा लंबी और मध्यम दूरी के ड्रोन भेज रहा है। रूस रक्षा मंत्रालय ने मार्च में बताया कि उन्होंने यूक्रेन के 7,347 ड्रोन गिराए। यह डाउनिंग शब्द को थोड़ा संदेह के साथ ले। रूस की आदत है कि वह यह दावा करता है कि यूक्रेन के ड्रोन का मलबा रूस के बुनियादी ढांचे और संपत्तियों को जो भारी नुकसान पहुंचाता है, वह असल में ड्रोन खुद नहीं बल्कि उनका मलबा करता है। अगर कथित डाउनिंग को माने तो मार्च में यूक्रेन के पुष्ट हमलों की संख्या लगभग 8,000 होगी। इस दौरान यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूस ने मार्च में 6,462 ड्रोन छोड़े। रूस ने अपनी पोल खुद खोल दी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अब यूक्रेन मध्यम और लंबी दूरी के ड्रोन मोर्चे पर सबसे आगे है। इनमें से कुछ भी संयोग नहीं है। प्रावदा के अनुसार यूक्रेन के मिड और लॉन्ग रेंज हमले सालों से बढ़ रहे हैं। जनवरी 2024 में यूक्रेन ने रूस पर 110 ड्रोन दागे थे। अब यह मासिक संख्या एक दिन के हमलों जितनी भी नहीं रही। यूक्रेन के रिकॉर्ड तोड़ मार्च में उसने रूस पर औसतन 237 ड्रोन प्रतिदिन दागे। यूक्रेन के हमलों का दायरा बढ़ रहा, लेकिन साथ ही सिमट भी रहा है। अतीत में कब्जे वाले क्षेत्रों पर उतने हमले नहीं हो रहे थे क्योंकि यूक्रेन अपने सीमित लंबी दूरी के ड्रोन भंडार को यूक्रेन के अंदर के लक्ष्यों पर खर्च नहीं करना चाहता था, जब रूस के अंदर ही ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य थे। अब रूस के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं। यूक्रेन के ज्यादा ड्रोन लॉन्च होने से रूस की वायु रक्षा समस्याएं बढ़ रही है और अधिक सिस्टम नष्ट हो रहे हैं। रूस को हर माह सैकड़ों या हजारों वायु रक्षा मिसाइलें खर्च करनी पड़ रही है क्योंकि यूक्रेन गतिविधियां बढ़ा रहा है। रूस अगर हमला नाकाम भी कर दे तो उसकी कम होती एंटी एयर मिसाइलें उसे भविष्य के हमलों के लिए असुरक्षित बनाती है। रूस कई सालों से यूक्रेन का वायु रक्षा नेटवर्क भारी संख्या के दम पर गिराने की कोशिश कर रहा है। अब यूक्रेन ने वही रणनीति पुतिन पर आजमा ली है और रूस के राष्ट्रपति के पास अब रोने के अलावा कुछ नहीं बचा। यह जानते हुए कि रूस का मिसाइल उत्पादन विफल हो रहा है और उसका वायु रक्षा नेटवर्क टूट रहा है, पुतिन लगातार धमकियां दे रहे हैं। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि यूक्रेन नॉर्वे जैसे देशों के साथ इस तरह के समझौते कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अप्रैल में बयान जारी कर कहा, हम इसे जानबूझकर उठाया गया कदम मानते हैं जो यूरोप में सैन्य और राजनीतिक स्थिति को बढ़ाता है और इन देशों को यूक्रेन के लिए एक रणनीतिक पिछला अड्डा ले जाता है। पुतिन के चहेते मुखपत्र दिमित्री मेदवेदेव ने यूरोप में रूसी सशस्त्र बलों के संभावित लक्ष्यों का जिक्र किया, जिन्हें यूक्रेन समर्थन न रोकने पर अप्रत्याशित परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। ये वही खोखली धमकियां हैं जो पुतिन और उनके साथी सालों से देते हैं। इससे कुछ नहीं होगा, जैसे रूस की पिछली 4 सालों की धमकियों से भी कुछ नहीं हुआ। ये ध्यान देने वाली बात है कि नॉर्वे का यूक्रेन के साथ समझौता रूस की ताज़ा धमकियों के बाद घोषित किया गया था, जो यह बताता है कि पुतिन की यूक्रेन के साझेदारों को डराने की कमजोर कोशिशें उनके लिए कितनी बेअसर साबित हो रही है। अब पुतिन के पास यही विकल्प है। रूस की वायु रक्षा कमजोर हो रही है
और यूक्रेन अपने दम पर भी और अपने साझेदारों के साथ भी ऐसे हथियार बना रहा है जो इसका फायदा उठा सकते हैं। 23 से 25 अप्रैल रूस के कब्जे वाले इलाकों में बुरा सपना साबित हुए। अकल्पनीय तो अब शुरू हुआ है। जैसे जैसे नुकसान बढ़ रहा है और यूक्रेन पुतिन की युद्ध मशीन की सेवा करने वाली हर चीज पर बार बार हमला कर रहा है, रूस के भविष्य में अराजकता दिख रही है। मोर्चे पर पुतिन के मोहरों के लिए ये और अधिक मौत और तबाही लाएगा, क्योंकि उन्हें फैलते जा रहे मारक क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। कब्जे वाले इलाकों में रूसी संपत्तियों का 3 दिन तक चला विनाश पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेन की पुतिन पर दबाव बनाने वाली उपलब्धियों में से सिर्फ एक नहीं है, बल्कि और भी कई बड़ी उपलब्धियां हैं। रूस के अंदर ही तेल जल रहा है, क्योंकि एक विशाल आग का तूफान देश की आर्थिक जीवन रेखा को अपनी चपेट में ले रहा है। यूक्रेन के ड्रोन फिर सक्रिय हो गए हैं। हमारे वीडियो में पुतिन के पूरे इलाके में रूसी तेल पर यूक्रेन के हमलों की जानकारी है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप पुतिन की आक्रमणकारी सेनाओं के खिलाफ यूक्रेन की ताज़ा सफलताओं की हमारी कवरेज मिस ना करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।